शिवम, मैं ये कह रही हूं कि पूछ रही हूं आपसे, ये जो जीरो टॉलरेंस है ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए दिखता है, वाजिब सवाल है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि सवाल वाजिब तो छोड़िए, बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीज़ें हैं, हम इस देश में लोकतंत्र में रहते हैं और यहाँ पर एक बॉडी है जो काम करती है जिसको हम अदालतें कहते हैं, जिस पर इस देश के हर एक आदमी को, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अंततः कहीं ना कहीं वहाँ पर ही जाकर इंसाफ मिलता है। हम इस पर तमाम बात कर सकते हैं, तमाम बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट में जाने के बाद ही ये तय होता है कि कौन है भ्रष्टाचारी और कौन नहीं है। मैं मानता हूं, और अंततः वहीं से हर किसी को सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं पूरे तरीके से कि इस देश की जो अदालतें हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से निष्पक्ष हैं। वहां पर कोई भी हो, राहुल हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। भाजपा हो या जितने भी आरोप फिर लगाए जाते हैं, जितने भी आरोप, 70,000 करोड़ का आरोप, देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया महाराष्ट्र में कहते थे कि भाई 100 करोड़ का घोटाला, और सिर्फ कहते नहीं थे, जो इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स ने दावा किया 184 करोड़ का वित्तीय लेन देन गड़बड़ है अजीत पवार की कंपनियों में। आदर्श चव्हाण जो अभी शामिल हो गए, उनको तो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से घर आवंटित हुए आदर्श सोसाइटी स्कैम में, वो तो कोर्ट ने कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने 2010 में। तो ये जितने आरोप हैं ये पॉलिटिकल होते हैं फिर? नहीं, मैं मानता हूं कि इस देश में आरोप दोनों ही तरफ से लगातार लगे हैं, और उसके पास, मेरे पास उसकी लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको गिनाऊंगा कि भाई किसने कहां किस पर कब आरोप लगाए। लेकिन आरोप लगाने के बाद भी अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं अदालत से ही आता है। अगर इधर से आरोप लगे तो भी उसमें वही बात है कि सच्चाई अंततः जाके कोर्ट से ही होगी। और आरोप इस देश में, मुझे लगता है शायद इस देश का जो भी कोई बड़ा नेता रहा होगा, शायद ही ऐसे होंगे जिन पर आरोप ना लगे हों। आरोप लगने के लिए अगर मैं बात करूं तो आडवाणी जी पर भी एक बार हवाला के विषय में आरोप लग गए थे। अब कोई उस पर कहे कि भाई उसमें क्या था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, नहीं था, या था, वो तो कोर्ट ने तय किया। लेकिन अल्टीमेटली आरोप इस देश में हर व्यक्ति पर लगे, तय कोर्ट ने किया कि वो सही थे या गलत थे। अभी भी जितने विषय हैं सारे कोर्ट में हैं, आने वाले समय में वही तय करेंगे कि गलत थे या सही थे, और मैं मानता हूं जनता के सामने। लेकिन अजीत पवार के साथ ये इतना इंटरेस्टिंग गेम क्यों हो जाता है शिवम? और सिर्फ अजीत पवार के साथ नहीं, मैं पहले लेकिन अजीत पवार को प्रिसाइजली आपके सामने रख देती हूँ कि वो 23 नवंबर को शपथ ग्रहण करते हैं 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ। 3 दिन बाद एसीबी 9 केसेस बंद कर देती है। अभी वापस सरकार में आए, ईडी दोबारा विदर्भ घोटाले का केस खोल देती है 2022 में। अभी सरकार में है तो ईओडब्ल्यू कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम केस बंद करना चाहते हैं, सी समरी रिपोर्ट दाखिल कर देती है। तो कोर्ट तक तो मामला तब पहुंचेगा जब जांच एजेंसियां जांच करेंगी, और जांच एजेंसियां या तो स्टेट की अथॉरिटी में है या सेंट्रल की अथॉरिटी में। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन बावजूद उसके इस देश में तमाम केसेस में ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं हुई, पीआईएल्स भी फाइल हुई हैं। तमाम केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जहां पर जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा था वो खुद भी कोर्ट गए। एक केस में ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों गए थे, और उन्होंने जाकर कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी कि हमारा जो ये इनकम टैक्स के विषय में जो केस खोला गया है इसको बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने बंद नहीं किया। मैं मानता हूं एजेंसी भी अगर इस तरह की कोई बात करती है और उनको सबूत नहीं मिले हैं, और किसी को ऐसा लगता है या मानते हैं वो लोग कि वहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ है, कोर्ट के सामने पहुंच जाए, क्योंकि कोर्ट की नजर से कुछ नहीं बचा है और ना ही बचने वाला है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश में इस तरह के घोटालों के आरोप भी बहुत लगे हैं, लोग आरोप के बाद बरी भी बहुत हुए हैं। लेकिन ये जांच एजेंसी शिवम, ये जो जांच एजेंसियां मेहरबान हो जाती हैं कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को, आप प्रिसाइज जवाब देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को तो बीजेपी संसदीय दल ने, बोर्ड ने बाकायदा बुकलेट जारी की थी। तो इस देश में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आडवाणी जी के खिलाफ नहीं हुई थी? नहीं, तो हिमंता बिस्वा, आपने सवाल पूछा, मैंने आपको सुनिए। नहीं, एक सेकंड। हिमंता बिस्वा को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने जो अब मैं बोल सकता हूं? थैंक यू। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या लालकृष्ण आडवाणी जी को लेकर कांग्रेस ने गलत कहा? क्या नरेंद्र मोदी जी पर जो केसेस थे वो गलत कहा? क्या उसमें एजेंसीज की साठगांठ थी? क्या उसमें पूरा गड़बड़ झाला था? क्या जो इसके अलावा अमित शाह जी पर जो केसेस लगे और जो उन पर बोला गया और जो उनके ऊपर बुकलेट हुई और जो उनके ऊपर 10 साल केसेस चले और उनके ऊपर जो राज्य से बाहर केसेस चले और उन पे जो सीबीआई की सहमति हुई और उसके बाद वो बरी हुए, क्या वो गलत थे? क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? क्या वो झूठ थे? तो यानी कि मैं ये पूछ रही हूं, वो तो कांग्रेस बताएगी झूठ थे कि नहीं थे। कांग्रेस बताएगी, मैं एजेंसीज पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। शिवम, एक सेकंड,
तो क्या जैसा कांग्रेस ने किया बीजेपी ये मान रही है बतौर बीजेपी प्रवक्ता कि आप भी वही कर रहे हैं, आप भी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि वहां पर भी हमें कोर्ट पर भरोसा था, हम किसी उसमें नहीं गए। हमने ये शुरुआत में और अंत तक ये कहते रहे कि पॉलिटिकल विंडिकेशन है, हम शुरुआत में से अंत तक ये कहते रहे कि ये कांग्रेस की सरकारें ऐसा कर रही हैं, लेकिन कोर्ट में हमें तब भी विश्वास था, ना हमने तब कोई हंगामा किया, ना हमने तब कोई काले कपड़े पहने, हमने कोर्ट का सम्मान किया, हमने सीबीआई को लेकर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की उनकी सारी प्रक्रिया थी वो पूरी होने दी। उलट इसके 2019 में कर्नाटक में सीबीआई को केसेस इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दी गई, सहमति से पास हुआ, और जैसे ही 2023 में कर्नाटक में सरकार बदली, तुरंत उन्होंने जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन होती है वो वापस ले ली गई। हमने तो नहीं किया, हमारे नेता इन्वेस्टिगेट भी हुए, जेल भी गए, लेकिन हमने कोर्ट का सम्मान किया। शिवम एक सेकंड, डरना कैसा? अशोक चव्हाण अभी पाक साफ है। मैं मानता हूं कि वो कोर्ट डिसाइड करेगा। शिवम त्यागी कैसे कोर्ट डिसाइड ने करेगा? तो कहा कि गैर कानूनी मैं मानता हूं कि वर्डिक्ट डिलीवर होने के बाद कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आप मुझे या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवा दीजिए या फिर कोई जज बनवा दीजिए जो अशोक चव्हाण का केस देख रहा हो, तो मैं उस पर जवाबदेह जरूर हो जाऊंगा और मैं आपको उसका जवाब देकर जाऊंगा। लेकिन मुझे इस समय सिर्फ इतना कह सकता हूं वहां पर कि वो विषय पूरे के पूरे तरीके से कोर्ट के ऊपर आधारित है कि वो उसमें क्या फैसला सुनाते हैं, जो भी फैसला सुनाएंगे वो मंजूर। लेकिन पॉलिटिक्स में, चुनावी माहौल में सारे आरोप लगाए जाएंगे और ये सोचे बगैर कि वो सही हैं गलत हैं, और जब इधर हैं तो वो सही आरोप होते हैं, इधर चले जाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। रोहित पवार की पूछताछ होगी, कहीं कहीं घंटे पूछताछ होगी, तो नहीं होनी चाहिए। एनसीपी में बिल्कुल ठीक वही आरोप अजीत पवार के ऊपर है, हूबहू एकदम। वो तो एजेंसी तय करेगी ना। वो तो एजेंसी और कोर्ट तय करेंगे कि किस पर क्या आरोप है और किसको इन्वेस्टिगेट करना है, किसको नहीं करना है। ये मेरा कार्यक्षेत्र है ही नहीं। और रिपोर्ट में तो आपने इनफैक्ट एक केस ऐसा जो बताया और जो बताने का पूरा तरीका था उसमें अखिलेश यादव का भी उठा दिया, जबकि वो केस गवर्नमेंट का नहीं है। भाई एक तो ये समझ में नहीं आता, विक्टिम कार्ड जेब में साथ में रख के ऐसे चलते हैं, हर नेता आते ही कहते हैं नहीं हम पर केस कर दिया। अरे भैया, जिस केस में आपको जो है अभी फिलहाल नोटिस मिला है, वो केस 2016 में इस देश के कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा था, उसमें निर्देश दिए थे, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद 2019 में उसमें जांच हुई, उसमें 12 अधिकारियों पर जो है क्या कहते हैं वहां पर छापा मारा गया, उसमें से लाखों करोड़ों का सोना मिला। उसके बाद, और वो डिपार्टमेंट बाय द वे 2012 से 17 के बीच खनन का जो विषय था वो अखिलेश यादव के पास डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं सब पर बोल रहा हूं, मैंने किस पर नहीं बोला। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जो सिर्फ छूकर अखिलेश यादव को निकल गए कि नहीं वो उन पर भी नोटिस आया है, सब पर नहीं भाई, वो उस केस में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नोटिस गया है क्योंकि वो उस विषय के मंत्री थे। अब कह दीजिए कि भाई ये भी गलत है, मैं मानता हूं इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। किरीट सोमैया 100 करोड़ के वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते थे अजीत पवार पर, वो माफ है। ईडी ने विदर्भ सिंचाई घोटाले की फाइल 2020 में दोबारा खोली, वो माफ है। अजीत पवार के खिलाफ आईटी ने जरिंदेश्वरी चीनी मिल के मामले में न सिर्फ रेड डाली बल्कि जब्ती की भी कार्रवाई हुई, वो दरकिनार है। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल की इनका ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2023 में, जिसमें अजीत पवार की कंपनियों का नाम शामिल है लेकिन अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं है। तो कंपनियां लिविंग एंटिटी हो गई कि कंपनियां जिनकी हैं उनके नाम नहीं है। अजीत पवार जी को लेकर मैं फिर से वही कहता हूं कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स उनके साथ किसी भी तरह की कोई नरमी लाने ही वाले नहीं है। उनके प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, वो आपको जवाब देंगे, लेकिन इसी तरह की सख्ती जो यहां पर दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनके समय में जो केसेस हमारे ऊपर हुए और जिसमें लोग बरी हुए, उन पर भी आप कहेंगे क्या? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम जांच से लेकर तमाम चीजों से निकलकर पाक साफ होके बैठे हैं। और इसका तो क्लासिक एग्जांपल मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं। हमने कोर्ट पर विश्वास किया तो कोर्ट पर विश्वास कीजिए ना। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन आज इस बात को कहना कि भाई नहीं उधर जो जेल में है वो तो इस वजह से जेल में है क्योंकि वो विपक्ष में है, जो लोग इधर आ गए वो इस वजह से इधर आ गए क्योंकि वो डर गए, प्लीज शिवम, मेरे पास डेटा है शिवम, खैर, लेकिन ठीक है, मैं इसको पॉलिटिकल समझकर, पॉलिटिकल समझकर इसको थोड़ा दरकिनार करती हूँ।